गुड मॉर्निंग डियर क्लास। आप वेलकम है आपका क्लास में। कितने मंथ्स हो गए हैं आप घर पे हैं, आपकी स्टडी बिल्कुल क्लोज है, स्कूल से आप आ नहीं पा रहे हैं। घर पे क्या पता आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आज से हम अपनी क्लास में डेली इंग्लिश का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना। आप इतने टाइम से घर पर बैठे थे तो शायद कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी होगी। तो प्रीवियस क्लासेस में हम जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ते हैं, है ना, LKG UKG फर्स्ट सेकंड, तो उनमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं। शायद वो आप भूल गए होंगे। तो हम ये जो टॉपिक अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जैसे हमने आज टॉपिक क्या डाला, यूज ऑफ दिस दैट, तो ये जो टॉपिक्स है वो आपकी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक है वो हम पिछली क्लासेस में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हम पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आपकी बुक का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब तक आपको छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं होगी, नहीं पता होगी ना, तो उसके बिना आपको अगर हम लेसन पढ़ाएंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपकी बुक में नहीं है ना। जो बेसिक चीज़ें हैं ना जिसका नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, उसके बिना अगर हम लेसन पढ़ेंगे या कोई बड़े बड़े टॉपिक हम पहले स्टार्ट कर देंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, तो वो जो सारी चीज़ें हम एक एक करके सारे टॉपिक फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम आपके लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज जो मैंने देखिए क्या टॉपिक डाला है, आज हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो दिस का यूज़ कहाँ होता है और दैट का यूज़ कहाँ होता है। तो आज की क्लास देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हम दिस का यूज़ कहाँ करते हैं और दैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखो सबसे पहले इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं। दिस का मतलब क्या होता है, यह, और दैट का मतलब क्या होता है, वह, है ना। हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हमको हिंदी में भी पता होना चाहिए। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे पास इंग्लिश के टॉपिक है, पर हमको इसकी हिंदी भी पता होनी चाहिए, है ना, कि इस वर्ड को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अब जैसे THIS दिस का मीनिंग क्या होता है, यह, और THAT दैट का मीनिंग क्या होता है, वह। अब जैसे शब्द देख के भी आपको पता चल रहा होगा ना, ये वर्ड देख के आपको पता चल रहा होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये चौक है ना, दिस इज अ चौक, यानी कि ये मेरे पास में है, तो ये दिस हो गई कि दिस इज अ चौक। अब जैसे वो फैन चल रहा है वहां पर दूर, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ फैन। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि अगर कोई चीज हमारे पास में है ना, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज अ चौक। और कोई भी चीज हमसे दूर है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ फैन, दैट इज अ टेबल, क्योंकि वो हमसे दूर है। तो दिस हम कहाँ पे लगाते हैं कि अगर हम किसी चीज को बताना चाह रहे हैं और वो हमारे पास में है, और अगर किसी चीज को हम बताना चाह रहे हैं और वो हमसे थोड़ा दूर है ना, तो हम उसको दूर से बता रहे हैं तो हम उसको दैट लगा के बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है ना। दोनों में क्या अंतर होता है कि दिस हम पास की चीज के लिए यूज करते हैं और दैट का मतलब दूर की चीजों के लिए, है ना। और दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसके सेंटेंस देखते हैं ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैम क्या बोल रहे हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पर एक कप का पिक्चर ड्रॉ किया है, फिर अब हम इसको, ये पास में है कप, क्या लिखेंगे, दिस इज अ कप। क्या लिखेंगे, दिस इज अ कप। और इसी कप का पिक्चर हम यहाँ दूर बना देते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ दूर एक कप का पिक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, दैट इज अ कप। क्या लिखेंगे, दैट इज अ कप। क्यों लिखा हमने दैट, क्योंकि वो कप हमसे दूरी पर है, थोड़ा दूर है। और हमने यहाँ पर दिस क्यों लिखा, क्योंकि ये कप हमारे पास में है इसलिए हमने दिस लिखा, और वो कप हमारा दूर है तो हमने उसको दैट लिखा। और सेंटेंस के बाद में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। और सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम, कैपिटल लेटर से, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बेसिक चीजें,
आपको पता होनी चाहिए कि आप नोटबुक में भी अगर वर्क करते हैं और कोई भी लाइन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग वर्क का जो फर्स्ट लेटर होता है, कोई भी अगर नया सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमको कैपिटल लिखना होता है ना। और जहाँ पर हम हमारा सेंटेंस एंड करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। और अगर कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, ऐसा होता है ना। पर अभी यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है तो हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप, है ना, कि इससे पता चल जाता है हमारा सेंटेंस यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब जैसे और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये पेंसिल का पिक्चर ड्रॉ किया है तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज अ पेंसिल। ठीक है, दिस इज अ पेंसिल। इसी तरह से यहाँ पर हम थोड़ा दूरी पर एक बॉल ड्रॉ कर देते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो पता चल गया होगा ना आपको क्या लिखना है हमको, दैट इज अ बॉल। दैट क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि वो बॉल हमसे दूर है। और यहाँ पर हम दिस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पिक्चर्स हमारे पास में है। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये क्या है, चॉकलेट। क्या लिखेंगे हम, दिस इज अ चॉकलेट। दिस इज अ चॉकलेट, क्योंकि ये चॉकलेट हमारे पास में है। और यहाँ पर अगर हम चॉकलेट का पिक्चर थोड़ा दूर बना देते हैं, है ना, चॉकलेट हमसे दूर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट इज अ चॉकलेट। ठीक है, दैट इज अ चॉकलेट। तो समझ में आया आपको क्या करना है हमको, दिस कहाँ लगाना है, जहाँ पर चीज हमारे पास में हो। जैसे दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, है ना, ये क्यों बोल रही हूँ मैं दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड मेरे बिल्कुल पास में है। वहीं पर वो दरवाजा मुझसे दूर है तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज अ डोर, क्योंकि वो मुझसे थोड़ा दूर है। और ये ब्लैक बोर्ड मेरे पास में है, ये चौक मेरे पास में है, ये वाली चेयर मेरे पास में है, तो दिस इज अ चेयर, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ चौक। और जो दूर है उसके लिए बोलूँगी दैट इज अ विंडो, दैट इज अ डोर, दैट इज अ टेबल। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस और दैट हमको कहाँ लगाना है। पास वाली चीज़ों के लिए दिस लगाना है और दूर वाली चीज़ों के लिए हमको दैट लगाना है। तो आप एक बार देख लो अच्छे से, मैं हट जाती हूँ साइड से। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अच्छे से इसको रीड करना है और इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लें। एक नोटबुक बना लें इंग्लिश की और उसमें चैप्टर नहीं डालना है, क्योंकि ये आपके चैप्टर का वर्क नहीं है। सिर्फ आप ये टॉपिक डाल लें, यूज ऑफ दिस दैट, और आप आज की डेट लगा लें ऊपर और क्लास वर्क लगा के आपको ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटेंस आपको एज अ क्लास वर्क अपनी नोटबुक में इसमें से देख के कर लेने हैं और अच्छे से इसको आप बार बार रीड करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोगों ने। मैंने आपको राइट इन अ वर्ड्स, राइट इन अ डिजिट, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और सर्कल ऑन द ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, ये हम लोगों ने अभी तक कर लिए थे। ठीक है, इजी थे, आप लोगों को आ भी गए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये हमारा अभी तक रिवीजन पोर्शन ही चल रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो सब का छोटा छोटा 2-2 3-3 क्वेश्चन आप लोगों को दे करके एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और फिर आगे के जो चैप्टर हैं उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और दे रखा है तो वो आप लोग इजीली कर पाओ। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने 6th 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में आपको दे रखा है फिल इन द बॉक्सेस विद द ग्रेटर देन और लेस देन।
आपको अपनी बुक साथ में लेके बैठना है, साथ में मैं जो करवाती हूँ आपको पहले तो बुक में फिल करना है, देन फिर उसको नोटबुक में करना है, ठीक है। अगर आप बुक में करोगे तो बुक में भी काम होता जाएगा और नोटबुक में भी होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैं बुक में भी दूँ, नोटबुक में ना करने हो, तो आपको बुक में तो मस्ट है, आपको फिल करना ही है। आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ग्रेटर देन लेस देन और दोनों भरना है ना, ग्रेटर देन भी भरना और लेस देन भी भरना, ये सिंबल लगाना है। अब इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ ओपन हिस्सा होता है, ओपन साइड होती है, और जो स्मॉल होगी जाहिर सी बात है जहाँ 8 है और 10 है तो जो ग्रेटर है उसकी तरफ ओपन साइड और जो स्मॉल है उसकी तरफ क्लोज साइड, ठीक है। जैसे यहाँ 11 लिखा और यहाँ मैंने 5 लिखा, तो कौन से बड़े हैं, ये बड़ा है तो इसकी तरफ ओपन साइड, ये क्लोज साइड है ना, ऐसे करना है। तो चलो करते हैं अपन। देखिए इसमें क्या है, 4752 फिल करना है आपको, इसमें 3494। देखिए अब इसमें आपको कैसे पता लगेगा, इधर भी 4 डिजिट, इधर भी 4 डिजिट। फिर मैंने वापस क्या सिखाया, फर्स्ट डिजिट को चेक करो, इसमें कितना है 4000, इसमें कितना है 3000, तो यहीं से पता चल रहा है हम लोगों को कौन बड़ा हुआ है, 4000 वाला इस तरफ ग्रेटर देन। इसका बी देखो 2437, इधर आएगा 2435, कौन बड़ा है इधर, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2000 सेम है, फिर 400 भी सेम है, फिर 37 है इधर और इधर 35 है, तो कौन सा बड़ा हुआ 37 वाला, इस तरफ आएगा। मतलब अगर पहली संख्या से पता नहीं चल रहा है, फर्स्ट डिजिट से अगर पता नहीं चल रहा है तो सेकंड डिजिट पता लगाओ, फिर अगर पता नहीं चल रहा तो सेकंड डिजिट नहीं हो रही तो थर्ड डिजिट से पता लगाओ, ऐसे करके हम एक एक डिजिट चेक करते जाएंगे, ठीक है। इसका COD मैं आपको दे रही हूँ, आपको अपनी बुक में भी फिल करना है और नोटबुक में भी करना है, ठीक है। अब आ जाइए पीछे एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है, एडिशन और मल्टीप्लाई है, तो ये भी आपको सेल्फ करने हैं, ठीक है। एडिशन आप लोगों को आती है, इसको नोटबुक में नहीं करना है क्योंकि पीछे चैप्टर आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, सबके चारों चैप्टर अलग अलग दे रखे हैं। तो आपको ये वाला जो है ना 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, आपको नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। एडिशन एक मैं बता देती हूँ, मल्टीप्लाई भी मैं समझा देती हूँ और एक डिवाइड भी समझा देती हूँ, लेकिन आपको नोटबुक में नहीं करना है। ये आपका होमवर्क है, बुक में करना है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 किस में करना है, इन बुक, ठीक है, बुक में ही भरना है। आपको स्पेस दे रखा है आपको सब में, तो आपको बुक में ही फिल करना है, ठीक है। तो इसके मैं आपको एक एक बता देती हूँ कैसे करते हैं, पर नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। बुक में फिल कर दो मेरे साथ में। जैसे एडिशन बता रही हूँ एक मैं आपको, 2936 5436, ठीक है। ऐड करना है, इसको कीजिए ऐड, 6 + 6 कितना होता है, 6 में 6 को ऐड किया तो कितना आएगा, 6 के बाद 6 और काउंट कर लो कितना होता है 12। आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर लाइन ड्रॉ करके भी काउंट कर सकते हैं ना। 12 का कितना आ जाएगा 2, कैरी हमारा आएगा 1। 3 + 3 कितना होता है, 3 के बाद 3 काउंट करो, 4 5 6 में 1 ऐड किया तो कितना 7, कैरी तो लगा ही नहीं इसमें। फिर क्या करेंगे, 9 और 4 को ऐड करेंगे, 9 के बाद 4 काउंट कर लो, 9 के बाद 4 काउंट करने हैं, 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 का आया हमारा 3, ठीक है, और कैरी लगा 1 और इधर आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिशन, सिंपल सा है। फिर आते हैं हम लोग, मतलब चारों एडिशन ही दे रखी, 6 है, सॉरी 6 एडिशन दे रखी है, आपको सारी बुक में ही फिल करनी है। एक हम मल्टीप्लाई सीख लेते हैं, ठीक है। इसका भी 253 को 42 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं सब आपको बाद में जो आपके चैप्टर आएंगे ना उस टाइम पे बहुत अच्छे से और फिर और सिखाएंगे, लेकिन आपको एक बार थोड़ा सा आपको खुद सेल्फ इसको अपनी नोटबुक बुक में करना है। इसके पीछे पूरे के पूरे चैप्टर हैं आपके, इसके मल्टीप्लाई के अलग, सब एडिशन के अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, डिवाइड का अलग, तब हम लोग इसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपल सा एक बार मैं बता देती हूँ, उसकी हेल्प से आप लोग कर लेना। क्या करना है, इसमें 2 का टेबल 3 टाइम्स बोलना है, 2 3 जा कितना होता है 6, फिर 2 का टेबल 5 टाइम बोलना है, 2 5 जा 10, 10 का कितना आया 0, कैरी लगा हमारा 1, ये हो गया। फिर इसका 2 का टेबल 2 टाइम, 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5। फिर क्या करते हैं, अब इसका तो खत्म हो गया, अब इसको 4 को करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के नीचे
मल्टीप्लाई का सिंबल। पुरानी वाली कैरी को भूल जाओ और 2 को भी मत याद रखो अभी, ठीक है। अब क्या करना है, इस 4 को इन तीनों से करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना आएगा 12, 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 का 2 कैरी लगा 1, 4 5 ज़ा 20, 20 में 1 जोड़ा तो 21, 21 का फिर 1 कैरी लगा 2, फिर 4 2 ज़ा 8 और 8 में 2 जोड़ा तो 9 और 10। क्लियर। 6 इसको ऐड कर लेते हैं, 6 0 और 1। क्लियर। तो ये हमारा एक मैंने आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई बताया, फिर से देख लो। 2 का टेबल 3 बार, 2 3 ज़ा 6, 2 का टेबल 5 बार, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी लगा था 1, पहला वाला कैरी, 2 2 ज़ा 4 में 1 जोड़ा था तो 5, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको नहीं याद रखना 2 को, फिर क्या करना 4 का टेबल 3 टाइम्स, फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाने के बाद 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी लगा इस पे 1, 4 5 ज़ा 20, 20 में 1 जोड़ा 21, 1 कैरी लगा 2, 4 2 ज़ा 8, 8 में 2 जोड़ा तो 9 और 10। इसको ऐड किया हम लोगों ने तो ये हमारा आया 10,621, ठीक है। एक बार आप लोग अपनी बुक में करके देखना, नहीं होता है तो फिर हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम लोग इसको अच्छे से और सीखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसका एक डिवाइड भी देख लो। डिवाइड है आपका 7 का डिवाइड लगाना है आपको, इसका भी A 3469, ठीक है। मैं आपको अभी बड़ा इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं आपको अभी बेसिक से नहीं बता रही हूँ, मतलब आपके जो मेन चैप्टर आएंगे ना उसमें सिखाऊंगी। इसमें तो सिर्फ मैं आपको एक एक इसीलिए करके बता रही हूँ ताकि अगर आपको आता है तो आप करना, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जब नेक्स्ट पढ़ेंगे ना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। अभी ये आपको वैसे भी नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको तो नहीं आता मैम मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे जब नेक्स्ट क्लास लेंगे ना जो मेन चैप्टर्स की आएगी इनकी, तब अच्छे से इसको और सीखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक एक ऐसे ही बता रही हूँ। जो बच्चों को आता है, जो बच्चे कर सकते हैं वो तो उनको तो करना ही है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको। अब इसमें क्या करना, 7 का टेबल लगाना है, 3 में तो जाएगा नहीं, छोटा है इसलिए। 7 का टेबल किस में लगेगा, 34 में। तो 7 की टेबल में 34 आता है क्या, काउंट 7 की टेबल बोलो। अगर नहीं आती है 7 की टेबल तो कहीं लिख लेना, ठीक है। अगर नहीं आती है तो कहीं टेबल लिख लेना। तो देखो 7 की टेबल में 34 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो 34 से छोटा कौन है, मतलब स्मॉल कौन आ रहा है 7 की टेबल में, 28। कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है ना। इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, तो कितना आया 28। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है, तो 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो क्या करोगे आप, इस 3 का इसमें बोरो दोगे तो 4 का कितना बन जाएगा 14, है ना। 4 का कितना बनेगा 14, 14 में से 8 घटाओ, 14 में से 8 गया तो हमारा बचता है 6, और यहाँ कितना बन गया 2। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी ये और सीखेंगे। 2 में से 2 गया 0, अब ऊपर से उतरा 6। अब 7 का टेबल फिर बोलो कि 66 आता है क्या, नहीं आता है 66, ठीक है। लास्ट क्या आता है, लास्ट आता है 7 9 ज़ा 63, ठीक है। 7 10 ज़ा 70 होता है, तो 7 9 ज़ा बार जाएगा 63 आएगा। फिर 6 में से 6 गया 0, 6 में से 3 गया 3, और ऊपर से उतरेगा 9। अब फिर देखो 7 की टेबल में 39 आता है क्या, नहीं आता है, कहीं पे भी नहीं आता है। 42 आता है तो वो इससे बड़ा हो जाता है, तो कौन आएगा 35। कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 7 5 ज़ा 35। 9 में से 5 को घटाया तो 4, और 3 में से 3 घटाया तो 0, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से कह रही हूँ, आप लोगों को अगर नहीं आ रहे हैं अगर समझ में, तो भी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग लेंगे ना, जब हम लोग इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई की अच्छे से क्लास लेंगे और तब आपको और अच्छे से सिखा दूंगी मैं, ठीक है। लेकिन अगर जो कर सकते हैं, जो बच्चे इसको अच्छे से कर पाएँ तो वो इसको सिर्फ बुक में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हम हमारी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले सकते हैं। मैं अपनी यही क्लास स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू। कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, नहीं की ना। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो अब आप घर पे रहें और पढ़ाई करें, खेलें जरूर, लेकिन बाहर नहीं जाएं। बाहर जाए तो मास्क लगा कर जाएं। इस टाइम तक 6
क्लास का था वो भी भूल चुके हो, ये मुझे पता है, क्योंकि अगर आप स्कूल आते हो तो भी टीचर के बार बार कहने पर आप होमवर्क करते हो और पढ़ते हो, और अब तो कोई टीचर ही नहीं कहने वाला आपको, और आपके पास कोई रीजन भी नहीं है कि हम तो स्कूल जा ही नहीं रहे, स्कूल की छुट्टी है और कोरोना चल रहा है, इस वजह से आप पढ़ते भी नहीं हो। अब बहुत हो चुकी मस्ती। आज मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ाने वाली हूँ, यानी बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है, कोई एवरेज होता है और कोई बिल्कुल ही लो होता है, लेकिन क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड से थर्ड में आए हैं, थर्ड से फोर्थ में आए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक रीडिंग नहीं आती है, जो नई नई रीडिंग सीखे थे बुक रीडिंग वो भी भूल चुके हैं। तो आज आप अपनी नोटबुक अपने साथ लेके बैठे, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाली हूँ। तो एक दो क्लास हमारी बेसिक थी चलेगी, जिससे आपको जो पिछला है वो भी आपके माइंड में रिवाइज हो जाए और आपको अच्छे से समझ आए, ताकि मैं आगे जो पढ़ूँ वो आपके ऊपर से नहीं जाए, डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर ही जाए। तो सबसे पहले हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला। क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला में पहला अक्षर होता है अ, इतना तो पता है ना, अ के बाद क्या आता है, आ। ये आप अपनी नोटबुक में लिखते रहिए। इसके बाद ई, वर्णमाला पूरी अच्छी तरीके से याद करनी होगी। अब यहाँ देखो कि इन सब की कोई न कोई मात्रा होती है, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अ जो है वो सब में मिला होता है। जैसे ये क है, इस क के अंदर भी अ है, ख में भी अ है, घ में भी अ है, घ में भी अ है और घ में भी अ है। अब आप पूछोगे कि कैसे, अब देखो ये क जो है वो हलंत है, जब इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, अ, क हलंत, हलंत यानी आधा क, क्या होता है, आधा क, जैसे हम ऐसे ही हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं आधा क, तो हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे, हलंत क। तो क हलंत में अ अगर मिल जाए तो क्या बनता है, पूरा क। समझ में आया। तो क से लगाकर य तक जितने भी वर्ण है सबके अंदर क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, अ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये स्टार्टिंग में, समझो। इसके बाद क्या आता है, च, छ, ज, ज, य, इन सब में भी अ मिला हुआ है। सब में क्या मिला हुआ है, अ। बिना अ की सहायता के हम कोई भी वर्ण पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे की मात्रा देखेंगे। ये अ जो है वो सब में मिल गया, तो अपने आप में एक मात्रा ही है। ठीक है, तो आपको क से लगाकर स तक सारे वर्ण याद होने चाहिए। इसे बोलते हैं ड और ढ।
क्या हो जाता है आ। जैसे आपके पीछे एक डंडा मालूम है, ठीक है, तो क्या होगा आ, जोर से चिल्लाओगे, ठीक वैसे ही। तो इन वर्णों के पीछे भी अगर हम आ की मात्रा लगा दे तो इनके पीछे की ध्वनि कैसी निकलेगी आ। जैसे ये आ की मात्रा है, इस आ को अगर मैं क पे लगा दूं तो क्या बन जाएगा का, क्या बनेगा का। ख पे आ की मात्रा लगा दूं खा, मात्रा क्या लगा दी, सिर्फ एक डंडा लगा पीछे इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा खा। ग पे आ की मात्रा गा, ग पे आ की मात्रा गा। पहले मैं सबकी मात्रा लिख दूं। अब जैसे ई है, ई जो है उसकी मात्रा होती है इस तरीके से, बड़ी ई की मात्रा है वो होती है ऐसे। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा इन सारे वर्ण के नीचे लगती है, जैसे एक का है अब ऊ की मात्रा इस तरीके से, समझ में आया। तो ये ऊ की मात्रा बड़े ऊ की लगानी है तो इस तरीके से आएगी, री की इस तरीके से लगती है, ये भी नीचे ही लगती है, जैसे कपड़े की मात्रा क्री, समझ में आया। जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में क्री, ए की मात्रा ऐसी एक डंडा, और आई की मात्रा जिसके ऊपर एक डंडा उसकी मात्रा दो डंडे की होती है। फिर ओ की मात्रा, अब ओ की मात्रा में क्या करना होता है, आ की मात्रा लगाते हैं पहले, फिर ए की मात्रा लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा ओ की मात्रा। औ की मात्रा लगाएंगे तो पहले आ की मात्रा और फिर ऐ की मात्रा, तो औ की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। अंग की लगाने के लिए सिर्फ अनुस्वार और विसर्ग, यानी सिर्फ विसर्ग। तो ये इतना तक तो हमारा हुआ कौन सा पार्ट, मात्राओं का पार्ट हुआ। अब हम इन सभी मात्राओं को क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, समझ में आ गया। आप एक बार इसकी जिस तरीके से लिखा हुआ है उसको वैसे ही अपनी नोटबुक में लिख दें, यानी जिस स्वर के नीचे मैंने जो मात्रा बनाई है उनको भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। और फिर मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपको बुक रीडिंग सीखनी है। बहुत सारे बच्चे से जो रीडिंग भूल गए और जिन्हें आती है उनकी भी स्लो हो गई, तो इसीलिए हमें सबसे पहले रीडिंग सीखना है। अब ये जो है उनकी हर एक की मात्रा किस तरीके से पढ़ते हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आप ये लिख लो, लिखने के बाद आप पूरी वर्णमाला को अच्छे से याद कर लेना। अब पहले एक बार मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ किस तरीके से बोलते हैं, अ आ ई उ री ए आई ओ औ अ, ठीक है। फिर क ख ग घ ङ, च छ ज ज़ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ भ, य र ल व श स स ह, क्ष त्र य श्र ड और ढ, ठीक है। ये इतना आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।